हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट, क्लास 11th का जो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें क्या क्या लिखते हैं वो समझाऊंगा। याद करो, जब हम स्कूल में थे तो हम पढ़ाई करते थे, साल का आखिरी को रिजल्ट आता था, तब हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते थे। तो रिजल्ट से हमें क्या पता चलता था? उस बच्चे का परफॉर्मेंस, ठीक है ना, पास है कि फेल है, और पास है तो कितना अच्छा परसेंट मिला उसको, तो रिजल्ट आता था। सेम वैसी जो बिजनेसमैन होते हैं वो पूरा साल भर बिजनेस करते हैं, तो उनको भी अपना परफॉर्मेंस पता लगाना है कि पूरा साल भर हमने बिजनेस किया, हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमारे पास एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 31 मार्च को, ओके। कैलेंडर ईयर मतलब 31 दिसंबर। तो 31 मार्च या 31 दिसंबर को हमारे पास कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है ये साल का, वो हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो कितना हमने पूरा साल भर में कमाए वो पता लगाने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सिंस नाम ही फाइनल अकाउंट है, आखिरी में बनाया जाता है। और बेटा आपको अकाउंटिंग साइकिल आपको पता ही है। पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर को क्लोज करते हैं साल का आखिरी को, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। मतलब सब लेजर जब क्लोज करते हैं तो सबका बैलेंस बचता है, तो कुछ बैलेंस डेबिट होता है, कुछ बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस में जमा होता है। तो पहला हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, सेकेंड जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। तो मैं जो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और एडजस्टमेंट के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर एडजस्टमेंट का आप इफेक्ट दोगे तो फाइनल अकाउंट कैसे दिखाई देगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। तीन चीज बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये रहा फॉर्मेट, आपको हर चीज समझाते जाता हूँ। सुनो, समझने के लिए आप जरा ध्यान देना बेटा एक हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सुन रहे, एक हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब इरेज कर दूंगा। दूसरा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या लिखना है बेटा? गुड्स से संबंधित कोई भी चीज रहेगा ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना। गुड्स से संबंधित, गुड्स से संबंधित बेटा, बिजनेसमैन बिजनेस करे तो गुड्स बाइंग सेलिंग करता है, ओके। तो गुड्स से संबंधित कोई भी चीज रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो। और डायरेक्ट खर्चा, एक तो गुड्स का खर्चा, दूसरा डायरेक्ट खर्चा। गुड्स का मतलब जैसे एग्जांपल, हमारा फैक्ट्री है मुंबई में, सुन रहे हैं, ये हमारा फैक्ट्री है, किधर है सर? मुंबई में। तो जब हमारा फैक्ट्री है मुंबई में, हम लोग आटा बना के बेचते हैं। अरे गेहूं को प्रोसेस करके आटा बनाते हैं, कुछ लोग को रेडीमेड आटा चाहिए, तो ये जो गेहूं है हम लोग पंजाब से खरीद के लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? ये मुंबई में हमारा फैक्ट्री है, मुंबई में हमारा फैक्ट्री है, हम लाते हैं पंजाब से। अब बेटा जब पंजाब से आएगा तो उड़ के तो नहीं आएगा ना, ट्रक में लग के लेके आए रहेंगे गेहूं हमने। ये रहा ट्रक, सुन रहे हैं, ये रहा ट्रक, एज्यूम ट्रक समझ गया। तो ट्रक में हमने इतना सामान भर के लेके आए। मुंबई में हमारा फैक्ट्री है, हम लोग आटा बना के बेचते हैं। हम जो गेहूं है वो पंजाब से लाते हैं, ये रहा ट्रक, पंजाब से लाते हैं। बेटा गुड्स को लाने में खर्चा होता है ना, गुड्स को लाने में खर्चा होता है, उसको बनाने में खर्चा होता है, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आप सीधा सीधा बोलूँ क्या क्या लिखना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में? एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक तो गुड्स से संबंधित चीज लिखना है, गुड्स और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है गुड्स को ट्रक, ये जो गुड्स है जो आप पंजाब से मुंबई ला रहे हो ट्रक में, उसको लाने का खर्चा है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको? जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, है ना, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स को लाने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, क्लियर। ऑक्ट्रा भी बोल सकते हैं, एक सिटी से दूसरा सिटी में पार करते तो ऑक्ट्रा देना पड़ता है। हो सकता है कल गुड्स फॉरेन से ला रहे तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, भारत के अंदर से ला रहे तो ये सब देना पड़ेगा, भारत के बाहर से ला रहे तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो गुड्स से संबंध जितना भी खर्चा रहेगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या लेने का? ये सब गुड्स को लाने का खर्चा प्लस फैक्ट्री का खर्चा। ये फैक्ट्री का जो खर्चा रहता है इसी को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस में हम यही सब लेते हैं, गुड्स तो लेने का प्लस ऑल एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, ध्यान देना।
ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों साथ में लिखने का, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ में बनाना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च रहे तो मार्च, दिसंबर है तो दिसंबर। 2 कॉलम बना देना, पर्टिकुलर्स इनर आउटर कॉलम। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? हम लोग ये पूरा साल का बनाते हैं, सुन रहे हैं, 1 महीने का नहीं बनाते, फाइनल अकाउंट पूरा साल का बनता है। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है पिछला साल जो स्टॉक बच गया था उसको हम ये साल बेचेंगे, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जैसा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एक ज्वेलरी वाला अगर ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है तो 31 मार्च को जो ज्वेलरी उसका बच जाएगा 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक रहेगा। अगर आपका घर में पापा ने 5 किलो का केक लेके आया था, उसमें से 3 किलो आप अकेला खा गए, तो उसमें से 2 किलो अभी बच गया। अब इसको आप कल खाओगे तो इसको आप फ्रिज में रख दिए। अब सवेरे उठ के जैसी फ्रिज खोले उसमें 2 किलो केक पहले से था। दिस इज द ओपनिंग स्टॉक। सर और एग्जाम्पल, मैं जब रात को सोया था ना 31 दिसंबर को, तो मेरे जेब में 500 रुपये था। तो 1 जनवरी को जब मैं उठूंगा तो फिर से 500 रुपये रहेगा ना मेरे जेब में। ओपनिंग तो ऐसी होता है ओपनिंग स्टॉक। ये जो डी मार्ट है, बिग बाजार है, 31 दिसंबर को जो इनके पास स्टॉक बच गया रहेगा वो 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा ना बेटा। तो ये होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका रहता है? फिनिश गुड का रहता है। जैसा हम लोग अभी आटा बना के बेच रहे हैं तो गेहूं हमारे लिए रॉ मटेरियल रहेगा, आटा जो बना के बेच रहे हैं वो फिनिश गुड है। तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड लिखो। हमने पूरा साल भर में परचेस किया रहेगा, पूरा 12 महीने में वो लिखने का परचेस। ओपनिंग स्टॉक समझा? जो समझाते जा रहा हूँ राइट करते जा रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक परचेस का मतलब पूरा साल भर में परचेस किया रहेगा वो लिखो। जब हम किसी से परचेस करते हैं तो कभी कभी कुछ डिफेक्टेड चीज़ रहता है, ख़राब है, हम उसको रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न किया तो लेस करने का, लेस परचेस रिटर्न। क्लियर? वेजेस किसको पे करते हैं? फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनको जो पगार देते हैं उसको बोलते हैं वेजेस। तो वेजेस आपने पे किया वो लिख दो। हम लोग ये जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं पूरा 12 महीने का बनाते हैं, तो सोचो ये जो वेजेस है 11 महीने का लिखे हो तो 1 महीने का नहीं दिया हमने, उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इसके अंदर ऐड करने का, आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करना। क्लियर बेटा? आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे ऐड करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और बताओ सर, कैरेज इनवर्ड, कैरेज या कैरेज इनवर्ड, केवल कैरेज भी बोलेगा ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। केवल अगर बेटा कैरेज भी लिखते हैं तो उसको कैरेज इनवर्ड ट्रीट करना, या तो कैरेज लिखा रहेगा या कैरेज इनवर्ड लिखा रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो ये खर्चा है डेबिट में लिख देना। तो कैरेज इनवर्ड क्या होता है? गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है। मैं आपको बताया पंजाब से हम लोग गुड्स लेके आ रहे हैं मुंबई में, इसको बना के बेचेंगे, तो लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। गुड्स को लाने में खर्चा होता है तो उसको बोलते हैं बेटा कैरेज इनवर्ड। क्लियर बेटा? कैरेज इनवर्ड। पावर एंड फ्यूल क्या होता है? फैक्ट्री को चलाने का खर्चा, फैक्ट्री को चलाने का लाइट खर्चा, दैट इज पावर एंड फ्यूल। फ्रेट क्या होता है? जैसा कैरेज इनवर्ड बोल लो या फ्रेट इनवर्ड बोल दो, एक ही बात है। रॉयल्टी क्या होता है सर? रॉयल्टी जैसा हम लोग ना एक बुक छापते हैं, बुक पब्लिश करते हैं, सुन रहे हैं? हम लोग बुक प्रिंट करते हैं, अच्छे अच्छे नोवेल वगैरह बुक प्रिंट करते हैं। तो हम एक बुक प्रिंट कर रहे हैं, उसका नाम है बागबान, अमिताभ बच्चन ने लिखा था। तो जो बुक लिखा है अमिताभ बच्चन ने, वो तो अमिताभ बच्चन ने अपने 4 बच्चे लोग के बारे में लिखा था। अब हम उसको छाप रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बेचेंगे, तो अमिताभ बच्चन को मैं अमिताभ बच्चन को कुछ तो दूंगा ना। 10 लाख रुपए का एक बार चेक दिया, वही होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है गुड्स को बनाने में ये भी खर्चा हुआ। मतलब मानता हूँ जो बुक है ना 100 रुपये का बेचता हूँ, उसमें 10 रुपये अमिताभ बच्चन को देता हूँ, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है गुड्स को बनाने में ये भी एक हमारा खर्चा है। एक गुड्स को बनाने का अगर मेरा 100 रुपये खर्चा आता है तो उसमें 10 रुपये मैं रॉयल्टी पे करता हूँ, रॉयल्टी, तो रॉयल्टी भी हमारा खर्चा है। क्लियर? तो बेटा रॉयल्टी क्या होता है? गुड्स को जब आप बनाते हो तो आप किसी को पेमेंट करते हो, वो भी एक खर्चा होता है, इसीलिए रॉयल्टीज एंड एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं। ऑक्ट्रा क्या होता है? एक सिटी से दूसरा सिटी में पार करते तो ऑक्ट्रा वाले ऑक्ट्रा चार्ज करते, तो ये भी हमारा खर्चा है, ट्रक से संबंधित है। फैक्ट्री का रेंट, बेटा फैक्ट्री हो, फैक्ट्री संबंधित कोई भी चीज़ रहेगा ना, फैक्ट्री, इसी को सब डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है? गुड्स को लाने का खर्चा प्लस फैक्ट्री खर्चा। तो फैक्ट्री का खर्चा है ना, फैक्ट्री रेंट, तो लेने का यहाँ पर ही लेने का। फैक्ट्री का लाइटिंग, वर्क का मैनेजर सैलरी, वर्क बोला है ना, वर्क मतलब फैक्ट्री में वर्क होता है, इसीलिए फैक्ट्री में लिया जाता है। क्लियर? डेबिट साइड क्लियर हो गया, ये सब डेबिट साइड में आता है। मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ फिर से।
गुड्स लेने का और डायरेक्ट एक्सपेंस देने का। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं अभी बता, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या लेना ट्रेडिंग अकाउंट में, गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंस लेने का। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं, गुड्स को लाने में जो खर्चा प्लस फैक्ट्री खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब आते हैं क्रेडिट साइड, क्या क्या लिखना है, ये जो गुड्स आप बनाए उसका बेचोगे तो सेल करोगे तो सेल क्रेडिट साइड में लिखना। कभी कभी जो गुड्स हम सेल किए वो डिफेक्टिव था तो कस्टमर हमारे मुंह पे फेंक के गया तो सेल्स रिटर्न लेस कर देना, जो आंसर आएगा आउटर कॉलम में। वापिस बोलता हूँ, गुड्स आएगा ना तो डेबिट साइड में लिखने का, गुड्स जाएगा बिजनेस से बाहर जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखो। कभी कभी बिजनेसमैन को भी गुड्स का जरूरत पड़ा, वाइफ ने फोन किया बोला एक गोनी आटा लेके आ जाना घर पे, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा, तो ड्राइंग, गुड्स जा रहा है ना बिजनेस से बाहर तो लिखेंगे बाय ड्राइंग, गुड्स विड्रॉन फॉर सेल्फ यूज। दूसरा, कभी कभी गुड्स चोरी हो सकता है बेटा, गुड्स आएगा तो डेबिट, गुड्स गया तो क्रेडिट, या तो सेल होगा या तो मैं अपना घर पे लेके गया या तो चोरी हो गया या आग लग गया, तो गुड्स तो जा रहा है ना, ये अपना नुकसान है तो बोलेंगे बाय गुड्स लॉस बाय फायर बाय थेफ्ट, या तो फायर से लॉस हो गया या चोरी हो गया। कभी कभी हमारा गुड्स बिकता नहीं है तो हम लोग फ्री में बांटना चालू किए मंदिर वगैरह में, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो गुड्स जा रहा है ना बेटा। जब अपन एक गुड्स फ्री में बांट देंगे लोगों में, एक टाइप का पब्लिसिटी है, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस से गुड्स जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखो। और साल का आखिरी में कुछ बच जाएगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जब आप अकाउंट टैली करोगे जो भी डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब पहले क्रेडिट का टोटल करो, क्रेडिट टोटल करो, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, जो भी डिफरेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। चलो मैं लिख के दिखाता हूं आपको एक सैंपल, तभी कि बच्चे लोग को अच्छे समझे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट आपको बना के, जैसा आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहला लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक लिखोगे बेटा। ओपनिंग स्टॉक अगर चलो आपके पास 100 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक है, आपने परचेज किया था, यस सर, कुछ रिटर्न हो गया, लेस कर दिए, तो लेस करके मैं आंसर आउटर कॉलम बोल रहा हूँ। सोचो 500 रुपए का परचेज किया, और क्या क्या खर्चा लिखोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में सब आ गया, गुड्स को लाने का खर्चा प्लस फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री बोलेंगे बेटा फैक्ट्री, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पकड़ चलो वो भी 100 रुपए का है। अब हमने सेल किया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल, कुछ रिटर्न रहेगा तो लेस कर देना, थोड़ा ऊपर लेता हूं, कुछ रिटर्न रहेगा तो लेस कर देना, पाके चलो सेल में से रिटर्न लेस करके आंसर आउटर कॉलम में आता है 800। कुछ माल बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, पाके चलो 200 बच गया। अब क्या करोगे, साल का आखिरी को अकाउंट टैली करने का। जब आप टैली करोगे तो 800 प्लस 200 1000 होते हैं बेटा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1000। पहले क्रेडिट साइड ही टोटल करने का हमेशा, हाँ क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1000। 1000 में से 100 500 100 लेस कर दो, 700 लेस कर दो, 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 300 रुपए का जो डिफरेंस आएगा इसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। समझा, जीपी कैरीड डाउन। सर ये साइड आएगा, जरूर आएगा, कभी कभी लॉस भी आ सकता है। अगर डिफरेंस ये साइड आएगा तो लॉस बोलते हैं, तब कैसा दिखाई देगा, समझा, जीपी वाला हमेशा 99% इधर ही आएगा, लेकिन कभी कभी वो साइड आ गया तो चलो, अगर ग्रॉस लॉस रहेगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। सोचो नंबर चेंज कर रहा हूं, नंबरिंग चेंज कर रहा हूं। ग्रॉस लॉस रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे। सोचो आपका जो खर्चा है ना वो 600 है, 600 1200 हो गया। डेबिट टोटल ज्यादा है, देखो अभी डेबिट टोटल, सोचो डायरेक्ट एक्सपेंस 600 है तो डेबिट टोटल हो जाता है आसपास 1200, यहाँ लिखोगे 1200। अब डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है तो इसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस बोलने का। क्या बोलने, ग्रॉस लॉस बोलने का। बोलो समझा। फिलहाल मैं ओरिजिनल एग्जांपल पे चले जाता हूँ फिर से। फिलहाल हमें ग्रॉस प्रॉफिट आपको बता रहा था, तो मैं क्या बताया था, व्हाट इज द ओरिजिनल एग्जांपल में क्या बताया था मैंने, ये सब का टोटल था 1000 रुपया, यही टोटल यहाँ लिखना है बेटा 1000 रुपया। 1000 में 700 निकाल दिया तो 300 का डिफरेंस आ रहा है, इसी को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। समझ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पूरा का पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, वेजेस से लेके वर्क मैनेजर सैलरी तक। समझा बेटा, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस से लेके वर्क मैनेजर सैलरी तक पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके। और जो गुड्स जो जा रहा है सेल से जाने दो, पर्सनल काम के लिए गया या नुकसान हो गया, फ्री सैंपल में बांटा है, और क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया क्रेडिट में लिखो, अकाउंट टैली करो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। समझ में आया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखना है। अब आते हैं बेटा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या लिखना है। ओके, इरेज कर देता हूँ टिक मार्क ये सब। अब आते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या क्या लिखना है।
नेक्स्ट अब आते हैं बेटा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये जो जीपी कैरिड डाउन किए हो ना, ये जो जीपी कैरिड डाउन किए हो ब्रॉड डाउन होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस ऑफ इट ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस में क्या लिखेंगे, एक शॉर्टकट आपको हिंट देता हूँ। प्रॉफिट लॉस में क्या लिखोगे, एक शॉर्टकट हिंट देता हूँ बेटा। जितना भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, खर्चे कुछ डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं बेटा, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लिया। जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। सर इनडायरेक्ट खर्चे क्या क्या होते हैं, जैसा पहला तो एक ऑफिस तो नहीं देखे हो तभी भी इमेजिनेशन कांच बीच का है, ये ऑफिस है। ऑफिस का खर्चा, हर कंपनी का अपना खुद का ऑफिस होता है। एक सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, गुड्स रखे बिकता नहीं, इसीलिए हमें सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो कुछ ऑफिस एक्सपेंस होंगे, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, कुछ फाइनेंशियल होंगे। फाइनेंशियल का मतलब होता है हमें पैसे का जरूरत है, हमने किसी से पैसा लिया है, लोन लिया है तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। फाइनेंशियल का मतलब होता है हमें पैसे का प्रॉब्लम था तो हमने किसी से लोन लिया तो ब्याज देना पड़ेगा, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। और लास्ट में आता है कुछ लॉस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। तो ये चार याद रखो। चलो लाइन से आते हैं। सबसे पहला बेटा जो सैलरी किसका खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है ना, सैलरी ऑफिस का खर्चा है बरोबर। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड कर देना। रेंट रेट्स ऑफिस का रहता है, इसके सबके नीचे लिखते जा रहा हूं मैं कौन सा कैटेगरी किसके अंदर आता है। रेंट ऑफिस का रहता है, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड करना। प्रीपेड रेंट रहेगा तो लेस करना। आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड लेस करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस का होता है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेपर यूज करते हैं ना। अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कुछ स्टॉक बच गया रहेगा, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने लाया था 600 रुपए का और बोल रहे हैं 100 रुपए का स्टॉक बच गया तो माइनस कर दो, तो ये 100 रुपए का जो स्टॉक बच गया एसेट साइड में आता है, ठीक है। रहेगा तो लेस कर देना, नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस का खर्चा है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस का खर्चा है ना बेटा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस का खर्चा है। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस का खर्चा, नॉर्मली टेलीफोन ज़्यादा ऑफिस में यूज़ होता है। ऑडिट फीस क्या होता है, सीए ऑडिट करता है, बुक का चेकिंग करता है कि बुक आपने सिस्टमेटिक मेंटेन किया है कि नहीं, तो सीए आके ऑडिट करेगा तो उसके लिए वो फीस चार्ज करेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर का फीस पे करते हो, वैसे सीए ऑडिट करता है, चेक करता है अकाउंट्स को, तो अपना फीस चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं ऑडिट फीस, ऑफिस का खर्चा है। इंश्योरेंस ऑफिस का है, ये ऑफिस है, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, तो हमने इसका इंश्योरेंस करा के रखा तो इंश्योरेंस भी ऑफिस का। मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, अगर ये 4 क्लिक हुआ ना तो तुरंत प्रॉफिट लॉस में लेने का, समझ में आ रहा है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं ऑफिस का, लेकिन आपको अंदाजा दे रहा हूँ। नेक्स्ट इंश्योरेंस में प्रीपेड रहेगा तो लेस कर देना। बैंक चार्जेस, बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो करंट अकाउंट होल्डर लोग से चार्जेस लिया जाता है जिसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। सन्ड्री एक्सपेंस किसको बोलते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, सन्ड्री जनरल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंस क्या होता है, हर कंपनी अपना खुद का वकील रखते हैं लीगल कंसल्टेंसी के लिए, क्योंकि हर फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, तो लीगल एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस का खर्चा है। कमीशन क्या होता है, आजकल प्रोडक्ट रखे बिकता नहीं है तो हम लोग ना सेल्समैन को अपॉइंट करते हैं, सेल्समैन को बोलते हैं जाओ इस प्रोडक्ट को बेचो और तुम अगर बेचोगे निरमा वॉशिंग पाउडर घर घर जाके बेचो, हम आपको कमीशन देंगे। 100 रुपए का पाउडर है 20 रुपए कमीशन मिलेगा, तो कमीशन सेल्स को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। ओके, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कमीशन के बाद ट्रेड फेयर, अपना सेल बढ़ता नहीं तो ट्रेड में हम लोग ज्वाइंट हुए। ट्रेड मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन ना एक जगह पे जमा हुआ है अपना अपना प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए, जैसा वो होता है ना शिवरात्रि, वैसी ना बिजनेसमैन लोग का ट्रेड फेयर होता है। ओके, तो ट्रेड फेयर कहाँ आएगा, सेलिंग में आएगा, सेल्स को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। नेक्स्ट रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, ये भी ऑफिस का खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें पैसे का जरूरत है तो हमने लोन लिया तो ब्याज देना पड़ेगा, लोन लिया तो बेटा ब्याज देना पड़ेगा, फाइनेंशियल खर्चा, फाइनेंशियल है। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस वही होता है। नेट लॉस ऑन फायर, अगर कभी आग बीग लगा और हमारा नुकसान हो गया तो लॉस। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, अगर तुम्हारा लॉस होता है तो उसको डेबिट कर देना, इसीलिए नेट लॉस बाय फायर, नेट लॉस बाय थेफ्ट। तो जितना भी नेट लॉस होता है, नेट का मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, इरेज कर दूंगा। जैसे 10,000 का माल जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 8,000 रुपये दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 8,000 रुपये दे दिया, तो 2,000 का नुकसान होगा तो 2,000 को बोलते हैं नेट लॉस। समझ में आ रहा है, ये 2,000 ही हम शो किया जाता है इधर पे, क्लियर, 2,000। समझ गया बच्चा, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट तो नेट लॉस बाय फायर, नेट लॉस बाय थेफ्ट। कैरेज आउटवर्ड किसको बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब आजकल वो पिज़्ज़ा वालों को बुलाते हैं ना, पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना, तो पिज़्ज़ा का बंदा लेके आता है ना, तो आपसे थोड़ी ना उसका भाड़ा लेता है, बाइक से लेके आया। तो कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? गुड्स को कस्टमर के घर पे पहुंचाने का जो खर्चा होता है उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो पिज़्ज़ा याद रखो, पिज़्ज़ा वालों को बुलाते हो ना पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा वाला भाड़ा नहीं लेता आपसे, बस पिज़्ज़ा का चार्ज लेता है 100 रुपया। अलाउंसेस टू सेल्समैन, तो कैरेज आउटवर्ड कौन सा खर्चा है सर? कैरेज आउटवर्ड जो है ना वो सेलिंग खर्चा है, सेल्स को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट अलाउंसेस दिया हमने सेल्समैन लोग का, अलाउंसेस टू सेल्समैन। पैकिंग खर्चा, गुड्स को कितना अच्छे से पैक किया रहता है, जैसा आप अमेजोन से आप जब सामान मंगाते हैं तो कितना अच्छे से पैक किया रहता है ना, तो सेलिंग का खर्चा है। जब सेल होगा तभी तो पैक करेंगे, ना सेल होगा ना पैक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट, आजकल टीवी ऑन करते हो, यूट्यूब ऑन करते हो, भर भर के ऐड चलता है। क्यों ऐड चलता है? क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है सेल्स को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? सेल्स को बढ़ाने के लिए। फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट वही हो गया। जब हम माल बेचते हैं तो पैसा भी डूबता है, जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा पैसा भी डूबता है, इसीलिए बैड डेट सेलिंग संबंधित है। जितना ज़्यादा आप गुड्स बेचोगे उतना ज़्यादा आपका पैसा भी डूबेगा, लोग आपका पैसा नहीं देंगे, बैड डेट बोलते हैं उसको। तो बैड डेट में क्या करते हैं? बैड डेट ऐड न्यू बैड डेट। हो सकता है साल का आखिर को पता चला और भी पैसा डूब गया, तो बैड डेट ऐड न्यू बैड डेट। हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, इरेज कर दो। पहला बैड डेट लिखने का, ऐड अ फर्दर बैड डेट, ऐड अ न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। इसमें से ट्रायल बैलेंस में कौन सा दिखता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दोनों दिखता है, ये ट्रायल बैलेंस में दिखता है, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिखता है, डेबिट साइड में दिखता है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट में, और ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिखता है। समझ में आया? लेकिन ओल्ड आरडीडी लेस करने का बाद में एडजस्टमेंट में समझाऊंगा क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, अगर हम ज़्यादा सेल्स करेंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट, हम सोच रहे हैं और डिस्काउंट देने का, इट इज माई लॉस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई भी लॉस होता है ना प्रॉफिट लॉस का डेबिट में डालने का, ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। एसेट्स एक दिन कमजोर हो जाता है तो उसका डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। सिंस इट इज अ लॉस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो ये लॉस है, इसीलिए प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में लिख देना है। तीनों चारों डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल। लूज टूल क्या होता है? छोटा छोटा स्पेयर पार्ट्स होता है। लूज टूल क्या होता है? पक्कड़, चीनी, हथौड़ा, जिसका लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। लूज टूल स्पेयर पार्ट्स होते हैं बेटा। पेटेंट इंटेंजिबल है तो उसका जो डेप्रिसिएशन है उसको आप यहीं शो करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे रहे हो, लॉस है। कन्वेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये सब का सब प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में लिखने का। जाते जाते हमेशा ये बात ध्यान देना, कल अगर एग्जाम में क्लिक नहीं होगा तो ये मेरा लॉजिक याद रखना। इनडायरेक्ट में क्या क्या लेने का? जितना भी ऑफिस से खर्चा रहेगा वो ले लेना, जितना भी सेल्स को बढ़ाने के लिए खर्चा कर रहे हैं वो लिखने का, फाइनेंशियल लेने का, इंटरेस्ट वगैरह, और जितना भी लॉस रहेगा वो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लिखने का। अब आते हैं क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? वो जो जीपी जो कैरिड डाउन किए थे उसको ब्रॉट डाउन करने का। जितना भी बेटा इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, सुन रहे हैं, जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, डायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? सेल्स को डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, सुन रहे हैं। सेल्स ही बस डायरेक्ट इनकम है, बाकी सब इनडायरेक्ट इनकम है। तो कमीशन मिला, हमने किसी का गुड्स बेचा तो हमें कमीशन मिला, तो कमीशन कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड कर देना। हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? जब हमने किसी उधारी में परचेस करते तो मैं उसको 1000 रुपये देने का था लेकिन मैं दे नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उसने बोला जल्दी मेरा पैसा देगा ना तो मैं तेरे को 300 रुपये डिस्काउंट देगा, तो मुझे डिस्काउंट मिला। तो परचेस करते तभी मिलता है डिस्काउंट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव कब मिलता है? जब हम कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए तो उस पर मुझे ब्याज मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिविडेंड कब मिलेगा? जब हम किसी का शेयर्स परचेस करते तो हमें डिविडेंड मिलता है। ये आरडीडी कभी कभी ना, ये जो बैड डेट आरडीडी शो किए थे ना, ये आंसर अगर प्लस में रहेगा, सुन रहे हैं, ये बैड डेट ऐड फर्दर बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, अगर प्लस में रहेगा तो इधर शो करते, यही अगर माइनस में रहेगा तो इधर शो किया जाता है, माइनस में रहेगा तो इधर शो करते, समझा। माइनस में आएगा तो उसको यहाँ शो करते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी यहीं आता है। मिसलेनियस रिसिप्ट, कुछ और भी रिसिप्ट है, इनकम है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है बेटा? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन।
जितना भी इनकम और गेन है क्रेडिट साइड में लिख दो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये पूरा का पूरा क्या है सर, इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम इसी को बोलते हैं। डायरेक्ट इनकम केवल सेल्स होता है, जो मेन बिजनेस करते हैं। जैसा मैं बुक सेलर हूँ तो बुक बेच के मैं जो कमाऊंगा वो मेरा डायरेक्ट इनकम है। ज्वेलरी का धंधा है तो ज्वेलरी बेच के जो कमाऊंगा वो मेरा डायरेक्ट इनकम है। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर बेच के जो कमाऊंगा वो मेरा डायरेक्ट इनकम है। मैं कार डीलर हूँ, कार बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो कार बेच के जो कमाऊंगा वो डायरेक्ट इनकम है। कार के अलावा कुछ भी इनकम मिलता है वो सब इनडायरेक्ट इनकम। याद रहेगा बेटा, डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? यस सर। तो बाद में ये अकाउंट टैली करते हैं, लास्ट में क्रेडिट टोटल करना है। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने का जो भी डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। वो साइड आएगा तो नेट लॉस। पहले क्रेडिट टोटल करने का, डेबिट पूरा माइनस कर नेट प्रॉफिट आता है। चलो मैं सैंपल करके दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बच्चे लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। याद करो जीपी कितना आया था, ऊपर छोटा समरी बनाया था, जीपी 300 आया था। तो जीपी को ब्रॉड डाउन किया जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 300 रुपया, समझे। कुछ सोचो आपका इनडायरेक्ट इनकम हुआ, इनडायरेक्ट इनकम, IDT मतलब इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम आगे चलो 100 रुपये का है। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, आपको इनडायरेक्ट समझ गया ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप मूवी देखते हैं ना, मैं तो देखता हूँ मूवी आप देखते हैं ना, तो मूवी के अंदर देखो 5-6 लोग दिखते हैं। हमको लगता है ये लोग ही पूरा पिक्चर बनाए, ऐसा नहीं होता है। ये तो कठपुतली है, जैसा नाचने बोले वैसा नाचते हैं। ये डायरेक्ट है जो दिख रहा है आपको, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद 10 मिनट तक 500 लोग का नाम आते रहता है, कोई देखता नहीं, वो सब इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट चीज ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, इनडायरेक्ट चीज प्रॉफिट लॉस में लिखना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर के चलो 200 रुपए का अकाउंट टैली करोगे तो 300 प्लस 100 400 हो गए। 400 में से 200 माइनस कर दे तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 200 रुपए आएगा। बोलो समझा? नेट प्रॉफिट 200, यही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आएगा। आइडिया मिल गया। अब आते हैं बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यही लिखना है, प्रॉफिट लॉस में जो बताया यही लिखना है। अब आते हैं बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखना, बैलेंस शीट एज एट लिखना, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखने का, डेट लिख दो। अब एसेट्स और लायबिलिटी, 2 कॉलम इनर आउटर। जैसा एसेट्स क्या क्या होते हैं, जो ज़्यादा टिकाऊ चीज़ है ना, जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन होता है ना, एसेट्स एक दिन जूना हो जाएगा तो उसका डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, इनर में लिखने का। फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, आंसर आउटर कॉलम में कट करके। डिलीवरी वैन इनर कॉलम में लेस डेप्रिसिएशन, आंसर आउटर कॉलम में। पेटेंट इनर कॉलम में कट करके आंसर आउटर कॉलम में डेप्रिसिएशन लेस कर देना। इक्विपमेंट, ये सब का सब एसेट है, दिखाई दे रहा है। लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर डिलीवरी वैन पेटेंट इक्विपमेंट लूज टूल और गुडविल मतलब इंटेंजिबल एसेट्स। कुछ पैसा रखे बढ़ता नहीं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किया रहेगा एसेट्स में लिखो। डेटर में से क्या क्या लेस करोगे? लेस फर्दर बैड डेट, लेस न्यू RDD, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये ऑर्डर याद रखो। पहला क्या लेस करने का? पहला फर्दर बैड डेट लेस करने का, बाद में न्यू RDD लेस करना और थर्ड प्रोविजन करने का। उल्टा पुल्टा नहीं करना। तो डेटर में से क्या क्या लेस करना? डेटर में से बैड डेट पहला लेस करना, लेस न्यू RDD, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। उसके बाद कुछ आपने लोन दिया रहेगा वो भी आपका एसेट्स है। कुछ हमने बिल ड्रॉ किया रहेगा दूसरे पे, बिल से रिसीवेबल एसेट्स है। कुछ स्टॉक बच गया साल का आखिरी को, वो हमारा क्लोथिंग स्टॉक है, वो एसेट्स है। कुछ हमारे पास कैश बच गया जिसको बोलते हैं कैश इन हैंड, हमारा एसेट्स है। कैश एट बैंक, कुछ पैसा हमने बैंक में रखा है, वो हमारा एसेट्स है। इंश्योरेंस वाले ने हमें पैसा अभी तक नहीं दिया तो हमारा एसेट्स है, बिकॉज इट इज ए इनकम ना। रिसीवेबल बोला है बेटा, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। ओके, तो हमने कुछ लोन दिया है, वो एसेट्स है। बिल से रिसीवेबल एसेट्स है, क्लोथिंग स्टॉक एसेट्स है, कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश एट बैंक एसेट्स है। इंश्योरेंस से क्लेम मिलने वाला है, मिला नहीं है, रिसीवेबल बोला है। प्रीपेड इंश्योरेंस, कुछ हमने इंश्योरेंस का पैसा पहले दे दिया तो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, वर्ड याद रखो। प्रीपेड कभी भी आएगा ना तो एसेट साइड में आता है। क्लियर? अब आते बेटा लायबिलिटी साइड में क्या क्या लिखना है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखना है पहले, इनर कॉलम में ड्राइंग लेस करना। बिजनेसमैन ने कुछ
कैश या गुड्स पर्सनल काम के लिए लेके गया रहेगा तो कैपिटल उतना कम कर देना। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना, नेट प्रॉफिट ऐड करने का, नेट लॉस लेस, दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर बैंक में पैसा रहेगा तो बैंक बैलेंस होता है, लेकिन अगर कभी कभी माइनस में रहता है, क्योंकि बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट में माइनस में भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बैंक का ओवरड्राफ्ट। मतलब आप बैंक से उल्टा कर्जा लिए हो, क्रेडिटर हमने जिनसे उधारी में माल खरीदा उसको पैसे देना पड़ेगा, बिल से पेबल पे करना है, लोन लिया है बैंक से किसी से भी, जनरल रिजर्व कुछ पैसा हमने बचा के रखा है, जनरल रिजर्व। प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है बेटा हमारा लायबिलिटी होता है, क्योंकि जो वर्कर हमारे पास काम कर रहे एक दिन हमें छोड़ के चले जाएंगे तो पीएफ हमें देना पड़ेगा, इसीलिए हमारा लायबिलिटी है। ओके, हर इंसान बुढ़ा होगा ना एक दिन, तो बुढ़ा होगा तो एक दिन उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी ये जो प्रोपराइटर है एम्प्लॉय लोग का पैसा जमा किया है तो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग चीज़ इधर ही आता है, याद रहेगा। और इनकम रिसीव एडवांस, कुछ इनकम मेरे को एडवांस में मिल गया तो अपना लायबिलिटी है ना काम करके देने का। अगर मैंने पैसा पहले ले लिया आपसे, पढ़ाने से पहले आपसे पैसा ले लिया तो मेरा लायबिलिटी बनता आपको काम करके देने का, पढ़ा के देने का। इसीलिए इनकम अगर एडवांस में मिल गया तो अपना लायबिलिटी है। जाते जाते एक बार फास्ट रिकॉल, ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा क्या क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखोगे। प्रॉफिट लॉस में क्या लिखोगे, ऑल इनडायरेक्ट खर्चा, जैसे कि ऑफिस का खर्चा, सेलिंग खर्चा, फाइनेंशियल, और जितना भी लॉस तुमको लगेगा ना वो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लिखने का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट लॉस में आता है। और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, जो जो बच गया तुम्हारे पास, नाम क्या है बैलेंस शीट, एक शीट में सबका बैलेंस लिखो। तो लैंड बिल्डिंग, फिक्स असेट्स, करंट असेट, जो जो बच गया है और आपका लायबिलिटी है वो पूरा प्रेजेंट करने का। फॉर्मेट आप अच्छे से याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, उसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्लास 11th का फाइनल अकाउंट। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।